भाई साहब पता नहीं कब वो दिन आएगा कि जब हम पाकिस्तान को जीतता हुआ दोबारा से देखेंगे। साल भी बदल गया, कैप्टन भी बदल गया, लेकिन वही परफ़ॉर्मेंस, वही पुअर बॉलिंग, वही पुअर फ़ील्डिंग, वही पुअर अप्रोच। लेकिन क्या ज़बरदस्त न्यूज़ीलैंड ने फेटा लगाया और बताया कि भाई साहब इस ग्राउंड में, इस पिच पर इस तरह खेला जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि पाकिस्तान के फ़ील्डर्स ग्राउंड में सो रहे हैं, मतलब कैच आ रहा है, बॉल आ रही है, मतलब इतनी देर से रिएक्ट कर रहे होते हैं कि जब तक उनके हाथ से वो चांस जा चुका होता है। बाबर आज़म की फ़ील्डिंग देख लो, इफ्तिखार अहमद की फ़ील्डिंग देख लो, आमिर जमाल की फ़ील्डिंग देख लो, मतलब ऑल टू ऑल मतलब सो रहे होते हैं कि मतलब इतनी देर से रिएक्ट करते हैं कि जब तक इनके पास से चांस जा चुका होता है। न्यूज़ीलैंड की जीतने की वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने बॉलिंग और फील्डिंग दोनों में पाकिस्तान से बहुत अच्छा किया। भले उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन जब ग्राउंड फील्डिंग उन्होंने की तो उन्होंने वहाँ पे 10-15 रन, 20 रन सेव किए। जो पक्के-पक्के 4 थे उनको सिंगल्स में कन्वर्ट किया। अगर वही 4 आज़म खान के 3 बाउंड्रीज़ उन्होंने रोकी, वही वो कन्वर्ट कर देते 4 के अंदर, तो वो 12-16 रन बन जाते। तो पाकिस्तान को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो अपने लीक करते हैं 30-40 रन ऐसे ही बाउंड्री से कैचेस ड्रॉप करके लीक कर देते हैं, तो वही हमारी हार की वजह बन रही है। बात करना चाहूँगा मैं साइम अय्यूब की। भाई साहब क्या कमाल की उसने बैटिंग की है, मतलब उसने बताया कि भाई इंटेंट होनी चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। पहली बॉल से ही जो उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, उसने फ़खर ज़मान को भी फीका कर दिया। बैटिंग का मज़ा आना स्टार्ट ही हुआ था, वो रन आउट हो गया। मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट था कि साइम अय्यूब का वो रन आउट, क्योंकि एक बंदे में इंटेंट नज़र आ रही थी, एन्जॉय करना शुरू किया था कि हाँ यार कोई है जो चढ़ के खेल सकता है, लेकिन फिर उसका रन आउट हो गया। अगर वो थोड़ी-सी बैटिंग कर जाता, 50-60 रन बना जाता, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के लिए आसान होता और पाकिस्तान ईज़िली चेज़ कर जाता, क्योंकि ये टारगेट ऐसा नहीं था कि जो चेज़ नहीं हो सकता था, ये टारगेट चेज़ेबल था। लेकिन बहुत ही कमाल की बैटिंग की है, देखकर मज़ा आया। पाकिस्तानी बैटर्स अगर थोड़ा स्मार्टली बैटिंग कर जाते तो ये टारगेट आराम से चेज़ हो जाता। अगर फ़खर ज़मान थोड़ा-सा रुक कर खेल लेता, इफ्तिखार, मोहम्मद रिज़वान, शाहीन शाह अफ़रीदी की तो क्या ही बात करें, उसको तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लाहौर कलंदर्स की कैप्टेंसी कर रहा है। इमैच्योरिटी का ये लेवल है कि उसको यही नहीं पता कि भाई साहब ये इंटरनेशनल मैच हो रहा है, ये कोई लीग का मैच नहीं हो रहा है, ये लाहौर कलंदर्स की आप कैप्टेंसी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आपका जो नंबर है उस पे ही आना पड़ेगा। मतलब आमिर जमाल को छोड़कर आप खुद बैटिंग करने आ रहे हो और उसके बाद एक बॉल डॉट करते हो, उसके बाद दूसरी बॉल पे आउट भी हो जाते हो। उल्टा प्रेशर देकर चले गए। तो ये शाहीन शाह अफ़रीदी को कोई समझाए और उसको खुद समझने की ज़रूरत है कि भाई आप अगर कैप्टन बन गए हो ना, तो इस तरह नहीं होता, इंटरनेशनल मैच है, ये कोई लीग का मैच नहीं है। बॉलिंग की बात करें शाहीन शाह अफ़रीदी की, पहले ओवर में 1 रन और 1 विकेट, फिर दूसरे ओवर में आते हैं तो 24 रन पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद 4 ओवर में 46 रन देते हैं। मतलब 3 ओवर में शाहीन शाह अफ़रीदी ने 45 रन्स दिए। जबकि इसी पिच पर डेब्यू करने वाले अब्बास अफ़रीदी ने शाहीन शाह अफ़रीदी से बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और 3 विकेट्स भी लेके गया और कमाल की बॉलिंग की उसने। हारिस से भी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन हारिस रऊफ़ भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और रन्स नहीं दिए, जो हम उसको कहते हैं रन्स मशीन। काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और रन्स को रोका उसने भी। लेकिन उसामा मीर का मुझे समझ में नहीं आया कि जब हम चांस यंगस्टर्स को ही दे रहे थे, तो फिर उसामा मीर की हम परफ़ॉर्मेंस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी देख चुके थे, तो फिर क्यों ना हम अरफ़ात मिनास को ट्राई करते, उसको लेकर जाते। क्योंकि अरफ़ात मिनास एक तो लेफ्ट आर्मर है, फिर दूसरा वो कि वो बैटिंग भी कर सकता है, ऑल-राउंडर है। तो क्यों ना हम उसको ट्राई करते, जब हमारे पास इमाद वसीम भी नहीं है, नवाज़ की भी कोई अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं है, उसामा मीर कोई लाइन एंड लेंथ नहीं उसके पास और वही फेटा खा रहा है वो। और आज़म खान की बात करें तो भाई साहब उसको भी बहुत ज़्यादा फ़िटनेस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कीपिंग में भी वो रिएक्ट बहुत देर से कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे चांसेस थे जिसको वो रोक सकता था, कैचेस पकड़ सकता था, लेकिन उसने रिएक्ट ही नहीं किया। तो उसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी फ़िटनेस पे काम करे और बैटिंग आप सबने ही देखी होगी कि किस तरह उसने बैटिंग की है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आज़म खान अपनी फ़िटनेस पे वर्कआउट नहीं करता तो उसकी टीम में जगह बनती भी है। और बाबर आज़म की बैटिंग की बात करें तो वही स्लो पेस के साथ उसने बैटिंग की, एंड में आके थोड़ा-सा एक्सेलरेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो आउट हो गया। मतलब जब आप इस सिचुएशन पे आ चुके हो, तो मैच को एंड तक लेके जाते, भले हार जाते लेकिन अपनी विकेट तो थ्रो नहीं करके जाते। लेकिन क्या ही बोलें, वो बॉब्सी द किंग है। केन विलियमसन और बाबर आज़म की इनिंग्स का कंपैरिज़न किया जाए तो केन विलियमसन ने भी स्टार्ट में स्लो पेस के साथ बैटिंग की थी, लेकिन वो फिर उसने एक्सेलरेट किया और स्मार्ट बैटिंग की। लेकिन बाबर आज़म वही वही सिंगल डबल, तो इससे काम नहीं चलना था यार। और केन विलियमसन के साथ जब डेरिन मिचेल्स खेल रहा था तो बाबर आज़म के साथ कोई ऐसा खड़ा ही नहीं हुआ कि जो 200 के स्ट्राइक रेट से, 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे तो बाबर आज़म को थोड़ा-सा सहारा मिले। तो ये चीज़ थी, बाबर आज़म को भी थोड़ा-सा अपनी पावर हिटिंग पे वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बॉल पे 6 मारो, 4 मारो, लेकिन स्मार्टली बैटिंग करता है कि हर सिंगल डबल के बाद एक बाउंड्री आ जाती, तो ये ईज़ी हो जाता पाकिस्तान के लिए। तो ये था आज का मैच जिसमें पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियाँ की, जो हार की वजह भी बनी। पाकिस्तान की बॉलिंग और फील्डिंग, इस पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट मैच तक
हम इसके ऊपर इसको कवर कर जाएँगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। तो मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।